छह ग्रह तीसरे स्थान का स्वामी है। त्रिषडाय में ये पहला नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धमन। इस नक्षत्र ज्योतिष की श्रृंखला में सबसे पहले वाली वीडियो में आपने समझा कि 27 नक्षत्रों के नाम और उन सभी नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों को और फिर उन सभी नक्षत्रों के प्रारंभिक और अंतिम अंशों मतलब डिग्रियों को, और फिर दूसरे वीडियो में भी सभी 27 नक्षत्रों और सभी ग्रहों के सात्विक गुणों को समझा, राजसिक गुणों को समझा और तामसिक गुणों के अनुसार किस तरह से फलादेश करना होगा, किस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति होती है और किस तरह से एक दूसरे से सहयोग करके मिल करके ग्रह और नक्षत्र एक नया मार्गदर्शन जातक के लिए बताते हैं। इस प्रकार से इन नक्षत्रों के गुणों और ग्रहों के गुणों का फलादेश में प्रयोग होता है। इन गुणों का ज्योतिष की दृष्टि में महत्व क्या है, आज आप जानेंगे। नक्षत्र ज्योतिष में नक्षत्रों का प्रयोग और कहां होता है। नंबर 1 तो स्वभाव के अनुसार किस किस कार्य के लिए इन सभी नक्षत्रों का प्रयोग होता है। फिर नंबर 2 मुख के आधार पर कहां इसका प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा है नेत्र के आधार पर किस कार्य के लिए इसका प्रयोग कब किया जाता है। और चौथा है लिंग के आधार पर, मतलब स्त्री है या पुरुष, वो ग्रह या नक्षत्र है तो उसके आधार पर कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है ब्राह्मण आदि वर्ग, जो ब्राह्मण आदि 4 वर्ग बताए गए हैं, लेकिन विशेषता यह है कि नक्षत्रों में वर्गों की जब बात करते हैं तो वहां पर 7 वर्ग बताए गए हैं। तो इनका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। इसके अलावा सभी नक्षत्रों में जन्मे पुरुष और जातक या जातिका, महिला हो या पुरुष हो, सभी के नक्षत्र के अनुसार स्वभाव यानी अश्विनी से लेकर के रेवती तक सभी 27 नक्षत्रों के शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं, मन उनका कैसा होता है और उनके जीवन में कब क्या किस किस समय किस कार्य में सफलता या परेशानियां हो सकती हैं। इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैंने इसी चैनल पर, और वीडियो आप देख सकते हैं अपने जन्म के नक्षत्र के अनुसार। 27 नक्षत्रों में आपका कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र का वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो संपूर्ण जीवन के बारे में एक मोटा आइडिया आपको अवश्य हो जाएगा कि वो नक्षत्र किस प्रकार से आपकी मदद कर रहा है। 27 नक्षत्रों पर मैंने विस्तार पूर्वक इसीलिए वीडियो बनाकर पहले ही अपलोड किए हुए हैं। वो इसी चैनल पर आप जब भी देखना चाहें, समय मिले तो आप अवश्य देखिएगा अपने जन्म नक्षत्र वाला वीडियो। और आज हम शुरू कर रहे हैं स्वभाव के अनुसार। सबसे पहले नक्षत्रों के स्वभाव को समझ करके उनका प्रयोग जानेंगे, किस तरह से उनका स्वभाव और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। स्वभाव के अनुसार संज्ञा या स्वभाव के आधार पर नक्षत्रों को 7 संज्ञाओं में वर्गीकृत किया गया है। जैसे नंबर 1 पहला है ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कुछ हैं, और चर संज्ञक नक्षत्र दूसरे नंबर पर कुछ हैं। स्थिर होते हैं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, उनमें स्थिरता होती है। स्थिरता वाले कार्य के लिए मैं बताऊंगा कि उनको किस किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा नंबर है चर संज्ञक नक्षत्र, ये चंचल नक्षत्र होते हैं और चलायमान रहते हैं। ये चर संज्ञक नक्षत्रों की चर्चा मैं करूंगा अभी और आपको बताऊंगा कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। उसके बाद फिर तीसरा नंबर है मिश्र, यानी मिले जुले प्रभाव वाले मिश्र संज्ञक सामान्य नक्षत्र। ये कौन कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ होता है।
लघु संज्ञक, लघु को क्षिप्र संज्ञक भी कहा गया है। तो इसका प्रयोग और इनमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। फिर 5वां नंबर है मृदु यानी मैत्र नक्षत्र, मित्रता वाले नक्षत्र, मित्रता के लिए इनका प्रयोग शायद किया जाता है। मैं आपको अभी इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। उग्र नक्षत्र, कुछ छठे नंबर वाले नक्षत्र मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। उग्र संज्ञक नक्षत्र और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। 7वें नंबर पर हैं दारुण संज्ञक नक्षत्र, इनको तीक्ष्ण नक्षत्र भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, जो कि स्थिर नक्षत्र हैं। ये हैं चौथा नक्षत्र। नक्षत्रों में आप नक्षत्रों के अनुसार अगर क्रम को समझें तो अश्विनी से शुरू होकर के रेवती तक सभी के क्रम पहले ही मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में आपने समझ लिए होंगे इसी श्रृंखला के। और रोहिणी नक्षत्र चौथा नक्षत्र भी ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है, स्थिर है ये नक्षत्र। फिर 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा और 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। ये कुल 4 नक्षत्र आते हैं इस ध्रुव संज्ञक नक्षत्र यानी स्थिर नक्षत्र जो कहलाते हैं। और इन 4 नक्षत्रों में जो कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इन चारों नक्षत्रों की जो प्रकृति है वो स्थिर प्रकृति है, मतलब कोई स्थिर कार्य करने के लिए इन नक्षत्रों का समय जब होता है, जब इस नक्षत्र का उदय होता है तो उस समय पर वो कार्य किए जाने चाहिए जो कि स्थिरता वाले कार्य होते हैं। लंबे समय तक जिस कार्य को चलना चाहिए, जैसे विवाह का मुहूर्त है, एंगेजमेंट है, कोई पार्टनरशिप है, या फिर हम भवन निर्माण कर रहे हैं और उसकी नींव रख रहे हैं, मकान बनाना, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनवाना, वाटिका लगाना, या फिर पदोन्नति के बाद हम पद नया ग्रहण करते हैं, या फिर हम नए तरह से यानी प्रथम बार कोई पद ग्रहण करते हैं, तो उस समय जो शपथ ली जाती है उसके लिए भी इन्हीं 4 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र का प्रयोग करने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। अब दूसरा जो है वो है चर संज्ञक नक्षत्र। ये चंचल होते हैं, चलायमान होते हैं, इसमें स्थिरता नहीं होती। कोई ऐसे कार्य इसमें नहीं करने चाहिए जो कि हमें स्थिरता प्रदान करने वाले हमें ज़रूरत होती है जिनकी। चर या चंचल नक्षत्र जो हैं वो है 7वां नक्षत्र पुनर्वसु, 15वां नक्षत्र स्वाति, 22वां नक्षत्र श्रवण और 23वां नक्षत्र धनिष्ठा, 24वां शतभिषा। ये 5 नक्षत्र हैं। पांचों नक्षत्र को हम चर या फिर चंचल नक्षत्र की श्रेणी में रखते हैं। इन नक्षत्रों में यात्रा करना अच्छा होता है, चलना फिरना अच्छा होता है, क्योंकि चर नक्षत्र हैं ये। और वाहन अगर आपने क्रय करना है या विक्रय करना है, व्हीकल खरीदना है, तो उसके लिए भी बहुत उत्तम ये नक्षत्र प्रभावशाली होते हैं। उस समय पर आप ये कार्य कर सकते हैं जब इन नक्षत्रों का समय हो, यानी इस नक्षत्र का उदय हो रहा हो सौरमंडल में। इसका उपयोग घूमने फिरने जाना हो, सैर जाना हो, या कोई दूर की यात्रा करना हो। मान लीजिए आपने कोई धार्मिक यात्रा करनी है तो उस कार्य के लिए भी ये शुभ माने जाते हैं। फिर तीसरे नंबर वाले नक्षत्रों पर आते हैं, ये है मिश्र संज्ञक, सामान्य नक्षत्र कहलाते हैं, मिला जुला फल इनका होता है। और ये नक्षत्र हैं नंबर 3 वाला नक्षत्र कृतिका, नंबर 16 वाला नक्षत्र विशाखा। ये केवल 2 ही नक्षत्र हैं और ये 2 नक्षत्र मिश्र संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें सामान्य कार्य, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी सामान्य रोजमर्रा के कार्य करने हैं तो उसके लिए उस कार्य को सिद्ध करने वाला, सफलता प्रदान करने वाला नक्षत्र माने जाते हैं ये दोनों नक्षत्र। फिर चौथी श्रेणी आती है, ये है लघु संज्ञक नक्षत्र। इनको क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र भी कहा गया है। लघु संज्ञक कहिए या क्षिप्र संज्ञक एक ही बात है। इसमें पहला नक्षत्र मतलब अश्विनी नक्षत्र, 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र,
13वां नक्षत्र हस्त और 28वां नक्षत्र अभिजीत। वैसे तो नक्षत्र 27 माने जाते हैं, लेकिन छोटा नक्षत्र 28वां अभिजीत भी है। तो ये जो नक्षत्र हैं कुल 4 नक्षत्र हो गए, अगर 28 की संख्या के अनुसार आप गिनते हैं तो। और ये जो 4 नक्षत्र हैं, ये लघु या क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, इन चारों नक्षत्रों में व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार की शुरुआत करना हो या स्त्री पुरुषों से मैत्री करना हो, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को पुरुष से, या स्त्री को स्त्री से, या फिर साझेदारी किसी कार्य में करना चाहते हैं, साझेदारी का कोई कार्य करना हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी ये नक्षत्र अच्छे हैं। मतलब किसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रवेश ले रहे हैं किसी शिक्षण संस्थान में, तो उसके लिए भी ये अच्छा माना जाता है। आभूषण बनवाना, आभूषण खरीदना, आभूषण धारण करना, खेल आरंभ करना, किसी भी खेल का जो शुरुआत होते हैं वो भी इन्हीं नक्षत्रों में आरंभ करने से लाभ होता है। औषधि तैयार करना, चित्रकारी करना, शिल्पकारी करना या इनको सीखना, ये सभी कार्य इन 4 नक्षत्रों में शुभ माने जाते हैं। आगे हैं मृदु संज्ञक नक्षत्र, इनको मैत्र नक्षत्र भी कहते हैं। इनमें 5 नंबर नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र और 14 नंबर नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, 17 नंबर अनुराधा, 27वां नक्षत्र है रेवती। कुल मिलाकर ये भी 4 नक्षत्र होते हैं जो कि मैत्र संज्ञक या मृदु नक्षत्र। ये सभी 4 नक्षत्र मृदु नक्षत्रों में गिने जाते हैं। इनमें मित्रता करना या फिर कोई कला को प्राप्त करना, आरंभ करना हो, अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें हमें शिक्षण लेना है किसी कला से संबंधित विशेष करके, तो मृदु कार्य करना श्रेष्ठ होता है। जैसे गीत गाना, गीत सीखना, या फिर पहली बार आप गीत गाना आरंभ कर रहे हैं, नए वस्त्र धारण करना या नए वस्त्र बनवाना, चित्र बनाना, विशेष रूप से आभूषण धारण करना, आभूषण बनवाना, ये नक्षत्र भी खेल कूद या नाट्य कला के लिए शुभ माने जाते हैं। इनकी शुरुआत भी इन नक्षत्रों में की जा सकती है। अब 6 नंबर वाले जो नक्षत्र हैं ये उग्र संज्ञक नक्षत्र हैं। इनमें उग्रता होती है, जैसा कि इनका नाम है उग्र संज्ञक नक्षत्र, तो स्पष्ट है कि उग्रता इनमें होती है। उग्र संज्ञक नक्षत्र में दूसरे नंबर वाला नक्षत्र भरणी भी है, 10वें नंबर वाला मघा और 11वें नंबर वाला पूर्वा फाल्गुनी, 20वें नंबर वाला पूर्वाषाढ़ा, 25वें नंबर वाला पूर्वा भाद्रपद। कुल मिलाकर ये 5 नक्षत्र हैं उग्र संज्ञक। इन 5 नक्षत्रों के समय में जब ये 5 नक्षत्र सौरमंडल में उदय हो रहे हों, मतलब चंद्रमा की स्थिति इन 5 में से किसी नक्षत्र में हो उस समय, तो ये क्रूर नक्षत्रों में क्रूरता वाले कार्य किए जा सकते हैं। क्रूरता वाले कार्य युद्ध करना भी हो सकता है। 5 क्रूर संज्ञक नक्षत्रों में जो कार्य पहले किए जाते थे आज भी किए जाते हैं और वो सफलता प्राप्त होने वाले होते हैं। वो हैं क्रूरता वाले कार्य, युद्ध करना, झगड़ा करना, और प्राचीन समय में विष देना। किसी अपराधी को जब सजा करते थे राजा, तो उस समय पर विष से उसकी मृत्यु करवाया जाती थी, तो विष देना भी इसी नक्षत्र में किया जाता था। आग का प्रयोग करना यानी अग्नि से संबंधित कोई कार्य करना, और शस्त्रों का प्रयोग करना, शस्त्र निर्माण करना, या जैसे भी आप कोई खरीदना चाहते हैं गन वगैरह, तो उसके लिए भी ये नक्षत्र शुभ माने गए हैं। आगे फिर 7वां जो श्रेणी है वो है दारुण संज्ञक। दारुण का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण नक्षत्र। तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र जिसमें 6ठा नक्षत्र है आर्द्रा, 9वां नक्षत्र है अश्लेषा, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा और 19वां नक्षत्र मूल। ये कुल 4 नक्षत्र इसमें आते हैं जो कि तीक्ष्ण संज्ञक हैं, दारुण संज्ञक भी इसको कहते हैं। इन 4 नक्षत्रों को दारुण संज्ञक या तीक्ष्ण संज्ञक कुछ भी कह लीजिए, इन नक्षत्रों में भूत प्रेत बाधा का निवारण किया जाता है तो सफल होता है, और जादू टोना
या फिर पशुओं का दमन जहाँ किया जाता होगा तो वहाँ इस समय में करना उनके लिए अच्छा होता है। मारण और घात जो तंत्र की क्रियाएं हैं, उग्र कार्य हैं, ये इस नक्षत्र के समय में सफलता होते हैं। तो इस तरह से आपने ये 7 श्रेणियों के नक्षत्रों को समझा कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता था। अब मुख के आधार पर, मुख का मतलब यह है कि नक्षत्र का मुख, उस नक्षत्र का मुख ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है या फिर तिरछा है। तो इस तरह से उसके भी अर्थ निकाले गए हैं। उसका प्रयोग क्या होता है और कहाँ होता है, इन सब को समझते हैं। इसमें सबसे पहले तो अधोमुख वाले जो नक्षत्र हैं उनको अब समझ लीजिए। ये दूसरा नक्षत्र है भरणी, सेकंड नंबर वाला नक्षत्र। फिर 3 नंबर वाला नक्षत्र कृतिका है, 9 नंबर वाला अश्लेषा, 10 नंबर वाला मगा, 11 नंबर वाला पूर्वा फाल्गुनी, 16 नंबर वाला विशाखा और 19वां नंबर नक्षत्र है मूल नक्षत्र। 20 नंबर पूर्वाषाढ़ा और 25वां पूर्वा भाद्रपद। ये अधोमुख वाले, नीचे की तरफ जिनका मुख है, वो 9 नक्षत्र होते हैं। इन सभी नक्षत्रों का प्रयोग नीचे वाले कार्यों में किया जाता है, क्योंकि इनका मुख नीचे की ओर होने से भूमिगत कार्य करना, जैसे कुआं खोदना है, खदान खोदनी है कोई, या फिर ऐसा कार्य करना है जो कि हम पानी के लिए बोरिंग करवाते हैं, तब भी इसी नक्षत्रों का प्रयोग करना चाहिए। बावड़ी खोदना, नहर खोदना, तालाब खोदना, खाई खुदवाना, उत्खनन, किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उत्खनन कार्य करना भी इसी नक्षत्रों में शुभ माना गया है। कोई रुकावट, बाधा परेशान नहीं करती। अगर उत्खनन करना हो तो इन्हीं नक्षत्रों में करना शुभ माना गया है। सफलता देने वाला होता है, मतलब भूमिगत द्रव्य निकालना। फिर इसके अलावा जुआ खेलना भी इस नक्षत्र में लाभकारी माना गया है। गणित संबंधी कार्य करना, शेयर बाजार हो गया, सट्टा, इस प्रकार के कार्य भी सफल होते हैं। इन 9 नक्षत्रों को आप याद रखें। उधर्व संज्ञक नक्षत्र जिनका मुख ऊपर की तरफ है, वो नक्षत्र हैं 4था नंबर रोहिणी और 6 नंबर वाला आर्द्रा, 8 नंबर वाला पुष्य, 12 नंबर उत्तरा फाल्गुनी, 21 नंबर वाला उत्तराषाढ़ा और 22 नंबर श्रवण, 23 नंबर धनिष्ठा, 24वां नंबर शतभिषा, 26वां नंबर उत्तरा भाद्रपद, और ये भी 9 नक्षत्र हो जाते हैं। तो इस तरह से पहले वाले भी 9, अब दूसरे वाले भी 9 नक्षत्रों को आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। ये ऊपर की तरफ इनका मुख है। अब जो नक्षत्र मैंने बताए हैं उधर्व संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इन सभी उधर्व संज्ञक या ऊपर की तरफ मुख वाले नक्षत्रों में ऊंचाई वाले कार्य किए जाते हैं। जैसे उच्च स्तरीय कार्य करना इनमें शुभ होता है। मंदिर निर्माण, मतलब मंदिर का जो ऊपर की चोटी है उसकी ज़रूरत होती है, तो वो सफलता प्रदान करने वाले ये नक्षत्र हैं। ध्वजारोहण करना, झंडा का आरोहण करना, झंडा लगाना, झंडे को ध्वजारोहण करने के लिए भी ये नक्षत्र उत्तम है। भवन निर्माण या फिर मकान के ऊपर आप छत डालना चाह रहे हैं, छत डालने के लिए भी ये नक्षत्र बहुत अच्छा और शुभ माना गया है। तोरण या वंदनवार, पर्वत या ऊंची जगह बाग लगाना, राज तिलक करना, किसी पद को ग्रहण करना, राज तिलक के लिए कोई सम्मानित पद को ग्रहण करने के लिए, या फिर वायु यात्रा, आप किसी वायुयान से लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी इस समय में सफल होती है, कोई रुकावट के चांसेस नहीं होते। आगे फिर जो है वो है त्रयक मुख वाले नक्षत्र, यानी तिरछी दृष्टि वाले ये नक्षत्र हैं। ना इनकी ऊपर दृष्टि है ना कि नीचे दृष्टि है। इनमें पहला नक्षत्र है अश्विनी और 5वां नंबर वाला नक्षत्र मृगशिरा, 7वें नंबर वाला पुनर्वसु, 13वें वाला हस्त, 14वें वाला चित्रा, 15वें नंबर वाला स्वाति और 17वें नंबर वाला अनुराधा, 18वें नंबर वाला ज्येष्ठा, अंतिम 27वां नक्षत्र रेवती। ये भी कुल 9 नक्षत्र होते हैं। त्रयक मुख वाले नक्षत्र
इन सभी नक्षत्रों का जो प्रयोग है मतलब तिरछा इनका मुख कहा गया है। इन नक्षत्रों में यात्रा करना, हल चलाना, पशुओं का क्रय विक्रय करना या वाहन क्रय विक्रय करना, ये सभी कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो ये आपने दो प्रकार से नक्षत्रों को समझा। अब हम नक्षत्रों को लोचन मतलब नेत्र के आधार पर समझते हैं। नेत्रों की संज्ञा के अनुसार नक्षत्रों को वर्गीकृत किया गया है। इसमें अंधाक्ष नक्षत्र, अंधलोचन नक्षत्र जो माने गए हैं वो हैं 4 नंबर रोहिणी नक्षत्र, 8 नंबर पुष्य नक्षत्र और 12 नंबर उत्तरा फाल्गुनी, 16 नंबर विशाखा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और 23वां नक्षत्र धनिष्ठा, 27वां नक्षत्र रेवती। ये कुल 7 नक्षत्र ये माने गए हैं जो अंधाक्ष यानी अंधलोचन नक्षत्र कहे गए हैं। इन सभी नक्षत्रों को अंधलोचन नक्षत्र इसलिए माना गया है क्योंकि अंधलोचन होने से इनमें खोई हुई वस्तु अगर प्रश्न कुंडली में हम देखते हैं या फिर इस समय पर आपको कन्फर्म है कि कोई वस्तु आपकी खो गई है, तो वो वस्तु का विचार करने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। खोई हुई वस्तु कोई भी हो, वो वस्तु जल्दी ही पूर्व दिशा की तरफ आपको मिल जाएगी। पूर्व दिशा की तरफ इस नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर गई है वस्तु तो वो मिल जाती है। फिर दूसरे नंबर वाले नक्षत्र जो हैं वो है मंदाक्ष या फिर मंदलोचन नक्षत्र, कम दृष्टि होती है जिनकी। ये हैं नंबर 1 नक्षत्र अश्विनी, नंबर 5 नक्षत्र मृगशिरा और नंबर 9 नक्षत्र अश्लेषा, नंबर 13 नक्षत्र हस्त और नंबर 17 नक्षत्र अनुराधा। 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, 24वां नक्षत्र शतभिषा। ये भी कुल 7 नक्षत्र इस श्रेणी में आते हैं। जो मंदाक्ष यानी कम दिखाई देने वाला, मंदलोचन नक्षत्र भी इन्हीं को कहा गया है। इन सभी नक्षत्रों को मंदलोचन नक्षत्र इसीलिए माना गया है कि इसमें खोई हुई कोई भी वस्तु उत्तर दिशा या फिर दक्षिण दिशा में मिल जाती है और इन 2 दिशाओं में आपको ट्राई करना होता है। इसके बाद तीसरा है मंदाक्ष या मध्यलोचन नक्षत्र, बिल्कुल मध्य में जिनकी दृष्टि होती है। ये हैं 2 नंबर वाला नक्षत्र भरणी और 6 नंबर वाला नक्षत्र आर्द्रा, 10 नंबर वाला मघा, 14 नंबर वाला चित्रा और 18 नंबर वाला ज्येष्ठा, 25 नंबर वाला पूर्वा भाद्रपद और 28वां अभिजीत नक्षत्र। मैंने पहले भी आपको बताया कि अतिरिक्त नक्षत्र है 28वां, बड़ी छोटा दायरा होता है इसका, लगभग 2-3 घंटे से ज़्यादा ये नहीं रहता और ये कुल मिलाकर के 7 नक्षत्र अभिजीत के साथ हो जाते हैं, अभिजीत को मिलाकर। इन सभी नक्षत्रों को मध्यलोचन नक्षत्र कहा गया है। इनमें खोई हुई वस्तु, किसी भी वस्तु की जानकारी तो मिल जाती है पर वो वस्तु मिलती ही नहीं है, यानी वो गई सो गई। तो वो वस्तु आपको नहीं प्राप्त हो सकती जो इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में अगर खो गई है, गिर गई है या किसी भी प्रकार से खो गई है। अब अगले जो नक्षत्र हैं वो हैं सुलोचन नक्षत्र। सुलोचन नक्षत्र मतलब चौथे नंबर वाले जो नक्षत्र हैं वो हैं सुलोचन नक्षत्र। और सुलोचन नक्षत्र 3 नंबर वाला नक्षत्र है कृतिका, 7वें नंबर वाला पुनर्वसु, 11वें नंबर वाला पूर्वा फाल्गुनी, 15 नंबर वाला स्वाति, 19वें नंबर वाला मूल, 22वें वाला श्रवण और 26वें वाला उत्तरा भाद्रपद। ये भी 7 नक्षत्र हैं जो कि सुलोचन नक्षत्र कहे गए हैं। इन सभी नक्षत्रों को सुलोचन नक्षत्र इसलिए माना गया है कि इनमें कोई भी खोई हुई वस्तु या कोई वस्तु खो जाती है तो ना तो उस वस्तु का कोई पता चलता है और ना ही वो वस्तु मिल पाती है। इसका प्रयोग आप प्रश्न लगन के समय भी कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली बनाते समय अगर उस कुंडली में इस नक्षत्र की स्थिति दर्शा रहा हो, चंद्रमा की स्थिति इनमें से जिस नक्षत्र में होगी उसी के अनुसार आपको उसका फल समझना होगा। ये
लगभग मेरे अपने प्रैक्टिस के अनुसार तो 100% बिल्कुल सच होता है, बिल्कुल सत्य परिणाम प्राप्त होते हैं। मैंने अनेकों बार इसको परखा है। और अगर इन नक्षत्रों में कोई वस्तु गई है तो भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, उसको जानने के लिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। आगे फिर एक और प्रकार है जेंडर, यानी लिंग के आधार पर सभी नक्षत्रों को, सभी 27 नक्षत्रों को लिंग के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। तो आप जानते ही हैं कि एक पुरुष लिंग मेल और दूसरा है स्त्रीलिंग फीमेल, तीसरा भी है नपुंसक लिंग। पुरुष लिंग वाले जो नक्षत्र हैं इसमें सबसे पहले है अश्विनी नक्षत्र, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य है, उसके बाद हस्त और अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, 25वां पूर्वा भाद्रपद और 26वां उत्तरा भाद्रपद। कुल 8 नक्षत्र आते हैं पुरुष नक्षत्र जिनको कहा गया है। स्त्री नक्षत्र हैं भरणी, कृतिका, रोहिणी, आर्द्रा, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा, फिर 27वां नक्षत्र रेवती। ये इसमें कुल 16 नक्षत्र हैं। यानी पुरुष लिंग वाले नक्षत्र जो हैं वो 8 हैं और स्त्री लिंग वाले नक्षत्र जो हैं वो ज्यादा हैं, वो 16 नक्षत्र हैं। ये जो 16 नक्षत्र हैं इसके अलावा फिर 3 नक्षत्र नपुंसक लिंग वाले भी हैं। ये हैं मृगशिरा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। ये कुल 3 ही नक्षत्र हैं नपुंसक लिंग वाले। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है समझिए इसको। भारतीय नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार अगर लड़का और लड़की का नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र, उसका लिंग उसके अपने लिंग के समान हो तो ये उसके व्यक्तित्व में वृद्धि करने वाला होता है। यानी उसका जो पुरुषत्व होगा वो स्ट्रोंग होगा। अगर पुरुष ही नक्षत्र है और पुरुष लड़का अगर जन्म लेता है तो हमें चेक करना है कि उसका पुरुष लिंग वाले नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसके पुरुषत्व में वृद्धि करने वाला ये योग बनता है और इसीलिए शुभ होगा। अलग अलग मतलब यहाँ पर हम अलग अलग समझते हैं। पुरुष का नक्षत्र स्त्री लिंग अगर हो, कोई बच्चे का जन्म होता है लड़के का और उसका नक्षत्र होता है स्त्री लिंग, तो उसमें पुरुष के अलावा कुछ लक्षण जो है स्त्रियों वाले भी आपको मिलेंगे। और फिर पुरुष में नपुंसक लिंग के प्रभाव से नपुंसक वाले कुछ लक्षण भी मिल जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। इसको आप बड़ी आसानी से अपने आप ही समझ सकते हैं। इसका प्रभाव इस प्रकार से होता है। इसी तरह से जो दूसरे लक्षण हैं, किसी स्त्री का जन्म हुआ है, किसी बच्ची का जन्म हुआ है तो देख सकते हैं जैसे स्त्री नक्षत्र में अगर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो स्त्री वाले गुण उसमें ज़्यादा होंगे, कोमलता ज़्यादा होगी, नाजुकपन ज़्यादा होगा, शर्म वाला प्रभाव, शर्मीलापन, ये सब कुछ जो स्त्रियों वाले गुण हैं वो ज़्यादा होंगे। और अगर वो पुरुष लिंग वाला नक्षत्र है, जन्म हुआ है किसी बच्ची का, तो उसमें भी कुछ लक्षण पुरुषों वाले सम्मिलित होंगे। यानी उसकी जो भाषा शैली है या चलने का तरीका है, व्यवहार है, वो प्रभावशाली पुरुषों की तरह होगा। नपुंसक लिंग का नक्षत्र अगर है किसी कन्या का तो इसी प्रकार से प्रभाव उसका भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो नक्षत्र हैं इनके स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग इस प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है इसको समझने में। और फिर मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग होता है, सम या विषम नक्षत्र का किसी वर या कन्या की कुंडली में होना उस जोड़े के वैवाहिक जीवन में भी मुश्किलें पैदा करता है। किसी कन्या का जन्म पुरुष नक्षत्र में है, किसी पुरुष का जन्म कन्या नक्षत्र में है तो वो विपरीत हो गया, तो ऐसा जो उनके विवाह के बाद कठिनाइयां पैदा होती हैं। जैसे कुंडलियों का मिलान करते समय अगर दुल्हन का नक्षत्र स्त्री है और दूल्हे का जन्म का नक्षत्र पुरुष है तो जोड़े को वैवाहिक जीवन में कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे, सब शुभ ही शुभ होगा।
लेकिन अगर दुल्हन का नक्षत्र पुरुष है और दूल्हे का नक्षत्र स्त्री नक्षत्र है तो वैवाहिक जीवन में सुखी और शांतिपूर्ण नहीं हो सकता पूरी तरह से। इसी तरह से अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों का नक्षत्र एक ही है, मतलब स्त्री नक्षत्र है, तो भी अच्छा तो है, लेकिन इसमें फिजूल खर्ची करने वाले वो दोनों होंगे। और अगर दूल्हा और दुल्हन का नक्षत्र नपुंसक है तो ये भी अच्छा ही माना गया है। और अगर वर का नक्षत्र नपुंसक लिंग है और वधू का नक्षत्र स्त्रीलिंग है तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के मिश्रित प्रभाव हो जाएंगे। उनके वैवाहिक जीवन को सुखी करने के मामले में या परेशानियों के मामले में इस तरह से आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। फिर इसके अलावा मुहूर्त और शकुन शास्त्र या प्रश्न शास्त्र में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये जब प्रश्न शास्त्र या शकुन शास्त्र या मुहूर्त की गणना का टॉपिक आएगा तो उस कक्षा में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो है वर्ग के आधार पर। वर्ग का मतलब यह है कि 4 वर्ग कहे गए हैं। सनातन धर्म में 4 वर्गों का जिक्र आता है, जिसमें ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य वर्ग है और शूद्र वर्ग का विश्लेषण बताया गया है। लेकिन यहाँ नक्षत्रों की जो हम वर्गीकृत करते हैं तो 7 प्रकार बताए गए हैं। इनमें पहला प्रकार तो विप्र यानी ब्राह्मण वर्ग है, जिसमें कृतिका नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, ये कुल मिलाकर 4 नक्षत्र इसमें आते हैं। फिर क्षत्रिय में पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये कुल इसमें भी 4 ही नक्षत्र आते हैं। फिर वैश्य वर्ग में अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त और इसके बाद फिर आप सम्मिलित कहीं कहीं कर लेते हैं अभिजीत नक्षत्र को भी। तो यहाँ भी 3 + 1 4 नक्षत्र हो गए। शूद्र वर्ग में जो रोहिणी नक्षत्र है, मघा है, अनुराधा है, रेवती है, तो ये कुल मिलाकर के यहाँ भी 4 नक्षत्र आते हैं। फिर जो ये 4 के अलावा और वर्ग 3 बताए गए हैं वो भी कुछ खास मतलब निकलता होगा। उनमें 5वां जो वर्ग है वो है शिल्पी वर्ग। शिल्पकार होते हैं जो, इसमें मृगशिरा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र वाले, ज्येष्ठा नक्षत्र और धनिष्ठा, ये 4 नक्षत्र शिल्प वाले नक्षत्र माने जाते हैं। उसके बाद छठा नक्षत्र कसाई का कार्य करने वाले नक्षत्र माने गए हैं। इसमें आर्द्रा नक्षत्र है, स्वाति है, मूल है और शतभिषा, यहाँ भी ये 4 नक्षत्र होते हैं। और 7वां फिर चंडाल। चंडाल यानी जो शमशान घाट में मुर्दों का दाह संस्कार करने वाले होते हैं। चंडाल में भरणी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और श्रवण, यहाँ भी ये 4 नक्षत्र माने गए हैं। इनमें से जिस भी प्रकार के कर्म कोई करता है, कर्म की शुरुआत करता है, यानी कोई भी कार्य, कोई भी प्रोफेशन आप आरंभ करने वाले हैं, तो इन नक्षत्रों के अनुसार जिस कर्म के जो नक्षत्र हैं उसी वर्ग के जो नक्षत्र, उसी वर्ग के अनुसार आप उसी नक्षत्र में वो कार्य आरंभ करें तो वो उससे संबंधित सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मतलब यह है कि अगर कोई ब्राह्मणों वाले कार्य करने हैं, पूजा पाठ करवाना है आपको या करना है, तो विप्र वर्ग वाले जो नक्षत्र हैं उनका उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही घर की सफाई करनी है आपने तो आपको शूद्र वर्ग वाले नक्षत्रों का प्रयोग करना चाहिए। व्यापार शुरू करना है तो फिर वैश्य वर्ग वाले जो नक्षत्र हैं उनमें आपको व्यापार शुरू करना चाहिए। क्षत्रियों वाले नक्षत्र जो हैं उसमें उत्साह वाले कार्य, क्षत्रियों वाले कार्य करने चाहिए। इसी तरह से ये जो 7 प्रकार आपको मैंने बताए हैं वो उन कार्यों के लिए
बड़े ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो का जो विषय है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। इस वीडियो का मुख्य जो विषय है वो आपको नक्षत्रों के कार्यों से परिचित कराना था, यानी किस किस नक्षत्र के समय में क्या क्या कार्य किए जाते हैं, और इन नक्षत्रों का प्रयोग, इस प्रकार के इन वर्गों का जो प्रयोग है वो प्रश्न कुंडली में भी किया जाता है। प्रश्न कुंडली में कैसे किया जाता है, ये प्रश्न कुंडली के जब क्लास होगी तो उसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा अवश्य, वहाँ पर इसको प्रयोग में कैसे करना है। तो ये तो साधारण आपको किस कार्य के लिए कौन सा नक्षत्र का प्रयोग करना है आपने आज की वीडियो में समझा। अच्छा लगा आपको वीडियो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। दोस्तों, इस संस्थान में जो ऊपर आपको दिए गए हैं नंबर, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और ख़ास करके एस्ट्रोलॉजी में उच्च शिक्षा, नक्षत्रों का जो शिक्षण है वो उच्च स्तरीय माना गया है, एक तरह से मास्टर डिग्री। यानी ये प्रारंभिक ज्योतिष वालों को बहुत कम समझ में आएगा। आगे चल करके नक्षत्रों के कुछ विशेष रहस्य मैं और बताऊंगा आपको कि नक्षत्रों से प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, जन्म कुंडली की प्रिडिक्शन करने के लिए इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, गोचर के लिए कैसे किया जाता है। तो इन सब की क्लासेस चलती रहेंगी। आप अगर इस नक्षत्रों से संबंधित कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेलकम। आपको इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप करके संपर्क करके पूछताछ कर लेनी चाहिए। और फिर इस चैनल पर आप बने रहिए। इंटरेस्ट आपको ज़्यादा है तो इसी चैनल की आप मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप क्या होती है? मेंबरशिप का मतलब ये है कि आप कुछ पे करके थोड़ा सा आप प्रोत्साहन राशि पे कर सकते हैं इस चैनल को, जिसमें ज्वाइन किया जाता है। ज्वाइन का लिंक नीचे दिया हुआ है, जैसे सब्सक्रिप्शन का सब्सक्राइब लिखा हुआ है ऐसे ज्वाइन लिखा हुआ है। तो वहाँ आप टच करके थोड़ी सी सहयोग राशि दे करके इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं इस चैनल को। ऐसा अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप चैनल पर तो बने ही हुए हैं, सब्सक्राइब तो किया ही हुआ है। आज के लिए इतना ही, फिर और बहुमूल्य जानकारियों के लिए हम आने वाली क्लासों में चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।